हेलो पीपल एंड वेलकम बैक। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई। इस चीज़ का ऑलरेडी मैंने आईसीएसई के लिए पूरा के पूरा प्लेलिस्ट बना के डाल दिया है। अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली स्टडी करना है तो वहाँ जाके स्टडी कर सकते हैं, बट सीबीएसई के करिकुलम के हिसाब से हम लोग आज देखने वाले हैं एंड वील बी फॉलोइंग द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर दिस वीडियो। नाउ दिस इज़ गोना बी अ लॉन्ग वीडियो। ये एक वन शॉट वीडियो होगा जिसके अंदर हम पूरा के पूरा टेक्स्ट बुक का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बहुत इजी चीज़ है, हमें सिर्फ दो फॉर्मूलेज याद रखने हैं एंड हमें फंडामेंटली समझना है कि एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। चलो लेट अस स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल। लेट्स से आई हैव अ नंबर विच इज़ 2 एंड देन आई हैव अनदर नंबर आफ्टर दैट विच इज़ 4। उसके बाद एक और नंबर है विच इज़ 6। उसके बाद एक और नंबर है 8 एंड देन 10 एंड देन इट कीप्स ऑन गोइंग। ये जो चीज़ मेरे पास यहाँ पर बन गई है 2, 4, 6, 8, 10, दिस इज द कलेक्शन ऑफ अ डेटा। अब इस सीरीज के अंदर अगर आप देखोगे तो हर नंबर जो है एक फिक्स नंबर से आगे बढ़ रहा है। द फर्स्ट वन इज 2, उसमें 2 ऐड कर देंगे तब अगला बनेगा विच इज 4। सो आई एम जस्ट एडिंग अ 2 ओवर हियर। 2 + 2 इज 4, 4 + 2 इज 6, 6 + 2 इज 8, 8 + 2 इज 10। तो हर बार मैं पिछले नंबर में एक कॉमन चीज़ है जो ऐड कर रहा हूँ ताकि मुझे अगला नंबर मिल जाए, राइट। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है। लेट्स से आई स्टार्ट विथ 5 + 3 करेंगे तो 8 मिल जाएगा। 8 + 3 इज 11, 11 + 3 इज 14 एंड देन इट कीप्स ऑन गोइंग। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ में एक कॉमन चीज़ ऐड कर रहे हैं विच इज़ 3। ओके, आई एम ऑलवेज एडिंग ए कॉमन थिंग टू गेट द नेक्स्ट नंबर। ओके, तो अगर एक ऐसी चीज़ मेरे पास बन रही है, एक ऐसा प्रोग्रेशन मेरे पास बन रहा है जिसके अंदर हर अगला नंबर पिछले नंबर से एक कॉमन चीज़ से बढ़ रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, सो दिस थिंग इज अ प्रोग्रेशन एंड इट इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाई इज इट एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन? बिकॉज देयर इज अ कॉमन इंटरवल बिटवीन ऑल ऑफ देम। अब ये जो कॉमन इंटरवल होता है ना, इसका हम लोग ने एक स्पेसिफिक नाम रखा है जिसको हम लोग इस चैप्टर में कॉमन डिफरेंस कहते हैं और स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज स्मॉल डी एंड रिप्रेजेंटेड एज डी एंड इट इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस। इज दैट ओके? कॉमन डिफरेंस, ओके। एक्चुअली तुम लोग ये सोचोगे कि इसको कॉमन डिफरेंस क्यों बोल रहे हैं, हम तो ऐड कर रहे हैं ना, तो कॉमन सम बोलना चाहिए। तो इसको कॉमन डिफरेंस इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ये फाइंड करने के लिए, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये पता करने के लिए मैं कोई दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करता हूं। वो कौन से दो नंबर है जिनको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं? तो ये 4 - 2 जब मैं करूंगा तब मुझे 2 मिलेगा। सेम चीज यहां पर अगर देखेंगे 8 - 5 करेंगे तब जाके 3 मिलेगा। ठीक है, सो आई एम एक्चुअली सब्ट्रैक्टिंग एनी नंबर from its previous number and then I get the common difference. Okay, so that is why I call it as a difference. Is that okay with you? अच्छा, अब यहाँ पर एक और important चीज समझने वाली ये है कि इसमें जो टर्म्स है ना, उन टर्म्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पहला टर्म है। इट स्टार्ट्स विथ 2, दिस वन स्टार्ट्स विथ 5। तो ये जो फर्स्ट टर्म होता है ना, उसको हम लोग अगेन एक नाम दिए हैं फर्स्ट टर्म। उसका नाम क्या है? फर्स्ट टर्म। और उसको रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं? ए से करते हैं। इज दैट ओके? सो ए इज बेसिकली द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल डी इज बेसिकली द कॉमन डिफरेंस। इतना समझ गए तो बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, अब बात ऐसी है कि मान लो कि हमारे पास ये फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस है, ये सब कुछ हमको समझ गया एंड देन हमें ये भी समझ गया कि एपी क्या होता है। एपी इज बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसमें हर अगला नंबर पिछले नंबर से इक्वल इंटरवल की दूरी पे होता है। ये समझ गए हम लोग। ओके, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लो कि मैंने तुमको ये बोल दिया कि मेरे पास एक सीक्वेंस है, सिंपल सी कोई चीज़ ले लेते हैं। लेट्स से आई स्टार्ट विथ 4, एड अप 3 तो 7 बनेगा, और 3 ऐड कर लूंगा तो 10 बनेगा, और 3 ऐड कर लूंगा तो 13 बनेगा। ऐसे चलते 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 अगर मैं तुमको बोल दूं कि यहाँ पे 10th वाला टर्म क्या होगा तो आप मुझे बता दोगे। मतलब इस पे 3 ऐड करते 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 जाओगे और बोलोगे ये होगा इसका 10th वाला टर्म। ये तो इजी है तुम लोग के लिए बोलना, है ना। लेकिन अगर यही मान लो कि मैंने तुमको बोल दिया, मैं इतना बुरा इंसान हूं, मैं तुम लोग को बोल दिया कि भाई 100 टर्म बता दो, तुम लोग बोलेगे ठीक है थोड़ा टाइम लग जाएगा, करके बता देते हैं 100 टर्म। ऐसे निमी 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 करके गिन लोगे और बता दोगे। फिर मैं तुम लोग को बोलूंगा 1357th टर्म बताओ मुझे क्या है, तब तुम लोग बोलोगे नहीं हमसे ना हो पाए। क्यों नहीं हो पाएगा तुमसे? क्योंकि भाई एक तो इतना दूर तक काउंट करना है, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। सेकेंडली भाई अगर इसमें एक जगह भी मैं थोड़ा सा इधर उधर हो गया काउंटिंग में तो फिर मुझे दोबारा शुरू से शुरू करना पड़ेगा। विच मीन्स आई हैव पोज्ड अ प्रॉब्लम अगेंस्ट यू कि भाई एक प्रॉब्लम है, अगर मुझे कोई सा तो नंबर चाहिए कि भाई ये वाला टर्म क्या होगा। ये इसका फर्स्ट टर्म है जिसको हम लोग ए भी बोलते हैं, ये इसका सेकेंड टर्म है
जिसको हम लोग A2 बोल सकते हैं, थर्ड टर्म जिसको हम A3 बोल सकते हैं। तो लेट अस जनरलाइज इट, दिस इज A2। ये जो A है इसको A1 भी बोल सकते हैं, A2, A3, A4, ऐसे करते 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 जाएगा। मैंने मान लो तुम लोग को बोल दिया कि A10 फाइंड करो, A10 का वैल्यू क्या होने वाला है ये फाइंड करो, ठीक है। तो ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारे लिए, मतलब हम गिन सकते हैं लेकिन जब वो नंबर ऑफ टर्म बढ़ जाएंगे तो हम कैसे गिनेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला? nth टर्म का फॉर्मूला है an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है। इसके अंदर n इज बेसिकली द नंबर ऑफ टर्म, मतलब कौन सा वाला टर्म। तो यहां पर अगर मैं तुमको बोल रहा हूं कि 10th टर्म पता करना है तो n का वैल्यू हम यहां क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो a10 वुड बी a तो मैंने तुम लोग को बोला था फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म यहां पर क्या है? फर्स्ट टर्म 4 है यहां पर। सो दिस इज माई a। सो a के जगह पर हम 4 लिख लेंगे प्लस n माइनस 1। n क्या था? 10 था। सो इट वुड बी 10 माइनस 1 इंटू डी। डी इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? 7 माइनस 4 विच इज 3। 3 इज माई कॉमन डिफरेंस। तो डी की जगह हम 3 लिख लेंगे। चलो लेट अस सिंप्लीफाई दिस थिंग। ये बनेगा 4 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 इंटू 3। 9 3s are 27, so that would be 4 plus 27। 27 प्लस 4 इज 31। तो इसका जो 10th टर्म होगा वो 31 होने वाला है। समझ गए? इजी। अच्छा, ये तो बहुत इजी हो गया, बहुत अच्छी बात है। एवरीथिंग इज लाइक वेल एंड गुड, सब कुछ ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगेन मी बीइंग द बैड पर्सन, मैं तुम लोग को बोलूँ कि एक काम करो, इतना बुरा नहीं हूं मैं, ये चारों को ऐड करके बता दो आंसर कितना आएगा। तो तुम लोग बोलेंगे हाँ 7 प्लस 13 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 4 34। ओके वेरी गुड, बहुत बहुत मस्त। तो बोले 10th टर्म तक जितने भी रहेंगे उन सबको ऐड करके बता दो। थोड़ी मेहनत करके बीच के सारे टर्म्स लिख लोगे और 10th टर्म तक जो भी रहेगा सब कुछ ऐड करके बता दोगे आप लोग, वो भी हो जाएगा। बट देन अब मैं थोड़ा बुरा इंसान बन जाऊंगा, मैं बोलूंगा 100 टर्म्स को ऐड करके बता दो। तो अगर 100 सीधा ना ही बोल रहे हो आप तो, है ना, 100 टर्म्स को ऐड करना है तो शायद थोड़ी मेहनत करके कोई इंसान 100 के 100 टर्म्स लिखे और फिर सबको ऐड करे, कुछ ना कुछ करके कर ले, ठीक है। लेकिन अगर मैं फिर बोल दूं कि 1000 2000 3000 कुछ तो ऐसे बड़े गंदा सा इतने सारे टर्म्स को ऐड करना है, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो अगर वो नहीं कर पाओगे तो क्या होना चाहिए? उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। तो अब फॉर्मूला क्या है? सो द फॉर्मूला इज बेसिकली सम ऑफ अ सीरीज का फॉर्मूला विच इज Sn। Sn इज n/2 इंटू a प्लस an। अब समझने वाली चीज क्या है? समझने वाली चीज ये है कि कितने टर्म्स का सम चाहिए, वो n का वैल्यू है। तो वही n/2, नॉट अ प्रॉब्लम। क्या मुझे a का वैल्यू सीरीज को देख के ही पता चल जाता है? हाँ, पहला जो टर्म है वही a है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो a का वैल्यू भी पता चल जाएगा। an का तो मेरे पास फॉर्मूला है, तो बेसिकली an का वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, ठीक है। सो लेट्स से इस वाले क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल हम लोग ने लिया है। 10 टर्म्स का मुझे सम फाइंड करना है, तो आई से ओके S10 वुड बी n/2 विच मीन्स 10/2 इंटू a, इसमें a का वैल्यू 4 है प्लस an का वैल्यू 31 है, तो आई जस्ट राइट 31 ओवर हियर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 5 इज दैट थिंग। सो दिस वुड बी 5 इंटू 4 प्लस 31 इज 35। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5s are 25, 2 कैरी ओवर, 5 3 15 16 17 175। तो बेसिकली 10th टर्म इसका 31 है एंड द सम अप टिल 10 टर्म, मतलब पूरे के पूरे 10 टर्म्स को ऐड करोगे तो 175 बनेगा। तो ये हम फाइंड कर रहे हैं बेसिकली। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में है ही ये दो चीजें। वी हैव दीज टू फॉर्मूलाज इन दिस चैप्टर एंड वी जस्ट हैव टू प्ले अराउंड विद दिस थिंग। हाँ, वहां पे आ रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं तुम लोग को, क्या क्या फाइंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में? nth टर्म फाइंड कर सकते हैं कि वो वाला टर्म क्या होगा, एंड सम टिल nth टर्म फाइंड कर सकते हैं, मतलब इतने सारे लोगों को ऐड करके क्या बनने वाला है, ये हमारा एक फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। दो चीजें। अब इसका थोड़ा सा रिवर्स भी हो सकता है कि हो सकता है nth टर्म दे दे, a का वैल्यू भी दे दे, b का वैल्यू भी दे दे और n फाइंड करने बोल दे। इस इक्वेशन में 1 2 3 4 चीजें हैं जो वेरिएबल्स हैं, 4 में से कोई एक दे देगा, कोई एक नहीं देगा और कोई 3 दे देगा, तो हम वो एक फाइंड कर सकते हैं। बेसिक इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। हो सकता है a दे दे, d ना दे, n ना दे, और नहीं d ना दे, n और an दे दे। हो सकता है n नहीं देगा, बाकी सब दे देगा, कुछ भी हो सकता है। तो हम कोई तो एक चीज फाइंड कर सकते हैं। सेम चीज यहां पर भी हो सकता है कि Sn का वैल्यू दे दे लेकिन n नहीं दिया, तो वो भी अगेन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज, जो आपने पूछा
कि ये जो Sn का ना, आपने कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ा होगा या कहीं पढ़ा होगा, बुक में देखा होगा कि Sn का ये फॉर्मूला तो नहीं है, Sn का इसके सिवा भी कोई तो फॉर्मूला है। तो क्या मैं तुम लोग से कोई फॉर्मूला छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, या हो सकता है कि मुझे ही फॉर्मूला पता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली। बात ऐसी है कि हमारे पास ये जो Sn का फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस ए एन। ये जो an है ना, यहाँ पर an का वैल्यू तो ये है ना, a प्लस एन माइनस वन डी। तो अगर इसी की जगह पर मैं a प्लस एन माइनस वन डी लिखूंगा तो ये बन जाएगा n/2, ये a है और एक वो a, तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये है हमारा Sn का दूसरा फॉर्मूला। टेक्स्ट बुक में ऐसा अलग से फॉर्मूला ये दिया रहेगा, एक वो भी फॉर्मूला दिया रहेगा, और टेक्स्ट बुक में एक और फॉर्मूला दिया होगा, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है टेक्स्ट बुक में दिया हो। अब ये l क्या चीज है? l इज बेसिकली द लास्ट टर्म। जैसे हम लोग ने फर्स्ट टर्म को a नाम दिया, वैसे लास्ट टर्म को हम लोग क्या नाम देंगे? l नाम देंगे। क्या ये l वाला फॉर्मूला याद होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं उसको an बोल दूं ना, क्या फर्क पड़ता है? मेरा nth टर्म यहाँ पर, मतलब मान लो कि लास्ट टर्म 10th है, 10th टर्म मेरा लास्ट टर्म है, तो उसको l बोलूं या a10 बोलूं, क्या ही फर्क पड़ता है? मैं a10 बोलकर यहाँ पर फाइनली मेरा फाइनल आंसर फाइंड कर सकता हूँ, तो l बोलकर भी तो मैं कर सकता हूँ, इट डज नॉट रियली मैटर। ठीक है, फॉर्मूला हमको कौन सा याद रखना है? यही एक फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले से हमारा सब काम हो जाएगा, और ये एक फॉर्मूला याद रखना है। ये दो फॉर्मूले से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ईजिली हो जाएगा। पिछले 8 सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इसी फॉर्मूला के बेसिस पे बच्चों ने करके अच्छे खासे मार्क्स लाए हुए हैं। ठीक है, 97 98 मार्क्स भी आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई ऐसा ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। ठीक है, दैट इज़ वेरी इजी। अब ये मत बोल देना 97 98 आया है तो जो 2 मार्क गया था वो इसी फॉर्मूला के बेसिस पे गया था, ऐसा नहीं है। ठीक है ठीक है, दिस इज द एंटायर आइडिया, दिस इज द एंटायर चैप्टर। मतलब ये पूरे चैप्टर में ये दो चीज़ें। अब इस पे वेरिएशन वगैरह क्या हो सकता है, कौन सी चीज़ें एपी होती है नहीं होती है, ये सब पता करने के लिए हम लोग ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक देखेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग कि हमारे पास सिर्फ एपी नहीं होता। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आप लोग अगर आईसीएसई की प्लेलिस्ट जाके देखोगे तो वहाँ पर हमारे पास जीपी करके भी एक चैप्टर है, विच इज़ नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज बेसिकली हर अगला नंबर पिछले नंबर में कुछ तो चीज़ मल्टीप्लाई करके मिलती है। मतलब जैसे यहाँ पर हम लोग ने कोई तो चीज़ ऐड किया था, लाइक वॉट एवर द नंबर इज प्लस समथिंग करोगे तो अगला नंबर मिलेगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोग को वॉट एवर द नंबर इज उसमें इनटू समथिंग करना है, मल्टीप्लाई समथिंग करो तो अगला नंबर, उसमें अगला नंबर मल्टीप्लाई करो वो सेम। उसका एक एग्जांपल अगर जानना है तो देखो, 2 में 2 ही मल्टीप्लाई कर दो। लेट्स से मेरा कॉमन रेशियो बोलते हैं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं बिकॉज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे कॉमन रेशियो बोलते हैं। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32 and it keeps on going। यहाँ पर 4 - 2 2 होता है, लेकिन 8 - 4 4 होता है, 16 - 8 8 होता है, 32 - 16 16 होता है। यहाँ पे डिफरेंस कॉमन नहीं बन रहा, लेकिन रेशियो कॉमन बन रहा है। 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2, 32/16 2, तो रेशियो हमेशा यहाँ पर सेम बनता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और जो हमें अभी पढ़ना है हमारे 10th स्टैंडर्ड में, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। नाउ दिस इज नॉट द ओनली थिंग, अगेन एपी होता है, जीपी होता है, हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है। वो जो वहाँ पे बुक्स रखी है ना, जो 11th स्टैंडर्ड की बुक्स हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एजीपी एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास। फिलहाल हमें सिर्फ एपी पे फोकस करना है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट अस कम टू द जी प्रोग्रेशन होता है, हाँ अच्छी बात है, होना चाहिए। चलो टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 55 ऑफ योर टेक्स्ट बुक हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोग खुद से देख लेना। यहाँ पे जैसे हम लोग जनरली करते हैं तो बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही हम लोग क्लास में करते हैं ऑनलाइन में वीडियोस में, बट इस चैप्टर में मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं करने वाला। आई हैव जस्ट मार्क्ड अ फ्यू क्वेश्चन विथ मी, वही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करूँगा, बाकी आप लोग खुद से कर सकते हो, बिकॉज इस चैप्टर में बहुत सारा रिपीटेशन भी है, बहुत लंबा चैप्टर है, वरना ये 1.5 घंटे के लेक्चर में ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आई एम ऑन पेज नंबर 55, एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.1 का मेन क्वेश्चन नंबर 2 से आई एम स्टार्टिंग। लेट मी जस्ट चेक, ये आ रहा है या नहीं आ रहा, थोड़ा सा। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये मुझे बोल रहा है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। मतलब ये मुझे बोल रहा है कि 4 टर्म्स लिख लो एपी के, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दिया तो 4 टर्म्स लिख के बताओ। बोला ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला कर रहा हूं मैं।
इसमें a का वैल्यू इज 10 एंड d का वैल्यू इज ऑल्सो 10। मुझे फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, सो मैं बोलूंगा ठीक है, मेरा पहला टर्म जो होगा a1 वो तो a होता है, उसका वैल्यू 10 होगा। मेरा जो दूसरा टर्म होगा वो होगा पहले टर्म में d ऐड करके मिलेगा, तो 10 प्लस 10 विच इज 20। जो मेरा थर्ड टर्म होगा वो सेकेंड टर्म में d ऐड करके मिलेगा, तो सेकेंड टर्म क्या था 20 प्लस 10 विच इज 30। जो मेरा फोर्थ टर्म होगा वो थर्ड टर्म में d ऐड करके मिलेगा विच इज 30 प्लस 10 एंड दैट इज 40। तो मेरे जो टर्म्स बनेंगे फर्स्ट 4 टर्म्स वो है 10 20 30 40। देखो ये तो मैंने ऐसा तुमको लिख के डिस्क्राइब करके बताया, ठीक है। अगर एमसीक्यू में आएगा तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम लोग। 10 पहला टर्म, उस पर 10 ऐड करो 20, उस पर 10 ऐड करो 30, उस पर 10 ऐड करो 40। इजी, सुपर इजी। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं मैं। a इज -1, a इज -1 एंड d इज हाफ। ओके लिसन, a1 जो है वो तो a होता है जो कि -1 है। a2 जो है वो a1 में d ऐड करके मिलता है। a1 का वैल्यू -1 है, उसमें d ऐड करना है यानी हाफ ऐड करना है। -1 प्लस 2 प्लस हाफ इज -हाफ। नेक्स्ट a3 जो है a2 में d ऐड करके मिलेगा। a2 का वैल्यू है -हाफ, उसमें हाफ ऐड कर लेंगे तो आंसर 0 बन जाएगा। एंड a4 जो है a3 में d ऐड करके मिलेगा यानी 0 प्लस हाफ विच इज हाफ। तो मेरे फर्स्ट 4 टर्म्स होंगे -1 -हाफ 0 एंड हाफ। इज दैट ओके? इजी ना? ठीक है। इसका जो फिफ्थ वाला है वो भी मैं कर लेता हूं। फिफ्थ वाला इज a का वैल्यू इज -1.25, ये है a का वैल्यू, एंड d का वैल्यू है -0.25, -0.25 दैट इज d का वैल्यू। ओके लेट्स सी। a1 तो a ही होता है विच इज -1.25। a2 a1 प्लस d होता है, तो a1 का वैल्यू है -1.25, d ऐड करना है यानी -0.25 करेंगे तो हमें यहां पर वैल्यू मिल जाएगा -1.5। a3 जो है वो a2 में d ऐड करके मिलेगा विच मीन्स -1.5 -0.25 विच इज -1.75। एंड a4 जो है वो a3 में d ऐड करके मिलेगा विच इज -1.75 -0.25 विच इज एज गुड एज -2। ठीक है, तो मेरे 4 टर्म्स क्या बन जाएंगे? फर्स्ट टर्म इज -1.25, सेकेंड टर्म इज -1.5, थर्ड टर्म इज -1.75 एंड द फोर्थ टर्म इज -2। दैट्स माई आंसर। इजी। हर अगले टर्म में हम क्या ऐड करें, मतलब हर टर्म में d ऐड करें तो अगला टर्म हमें मिल रहा है। दैट इज द एंटायर आइडिया ऑफ दिस। दिस वाज वेरी इजी एक्चुअली। ओके, ओके इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम लोग। मेन क्वेश्चन नंबर 3 विच सेज फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, मतलब हमें एपी दिया है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। इसका मैं डायरेक्टली थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं बिकॉज द अदर टू आर लाइक वेरी इजी। और ये सब भी मैं इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज कुछ लोगों को फ्रैक्शंस देख के, डेसिमल्स देख के डर लगता है, इसीलिए। तो 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड डॉट 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 डॉट। ओके, क्या बोल रहा है मुझे फाइंड करना है? मुझे सिंपल वही चीज बोल रहा है कि a और d का वैल्यू फाइंड करो। हमें इतना पता है a होता है पहला टर्म, जो पहला दिख रहा है वही a है, तो 1/3 है मेरा a। सिंपल। d जो है वो कोई भी नंबर माइनस द प्रीवियस नंबर, तो कोई भी नंबर कौन सा लूं? ये ले लेते हैं 5/3 माइनस उसका पहला, उससे पहले कौन सा नंबर है? 1/3। सो 5/3 माइनस 1/3 इज 4/3। ये है मेरा d का वैल्यू। इजी। ओके, इसका नेक्स्ट वाला भी कर लेता हूं मैं, फोर्थ वाला।
विच इज 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट 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 डॉट। सुपर इजी। ए का वैल्यू हमें देखकर ही पता चल जाता है, जो पहला नंबर है वही ए है, सो ए इज 0.6। डी जो होता है वो कोई भी नंबर माइनस द प्रीवियस नंबर, कोई भी नंबर मतलब कुछ भी ले सकते हैं, तो 1.7 माइनस द प्रीवियस वन, तो 0.6 ले लेते हैं। तो अब इनको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा, 1.1, दैट इज माई डी। सिंपल। कोई ये मत बोले कि भाई मैं डी कैलकुलेट करने के लिए कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो फिर मैं 0.6 से स्टार्ट करूंगा। भाई 0.6 से पहले ही कोई नहीं है, ठीक है, तो एटलीस्ट दिस माइनस दिस कर देना। दिस माइनस कुछ भी नहीं, दिस माइनस क्या है, कुछ नहीं है। हाँ, लास्ट वाला लोगे चलेगा, उससे पिछले वाला कर सकते हो, ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, वो हमको थोड़ा सा रियलाइज करवाएगा कि एपी क्या होता है और एपी क्या नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन नंबर 4 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब ये जो कुछ सीक्वेंसेस हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन सा सीक्वेंस एपी है और कौन सा एपी नहीं है, ये हमें पता करना है। और अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस भी बताओ और आगे के 3 टर्म्स भी बता दो, ये बोल रहा है हमें, ठीक है। चलो, इसका मैं फर्स्ट वाला ले रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज 2, 4, 8, 16, डॉट 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 डॉट। अब ये एपी है या नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? कॉमन डिफरेंस होगा तो एपी होगा, कॉमन डिफरेंस नहीं होगा तो एपी नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था, कॉमन डिफरेंस होता है कोई भी नंबर माइनस द प्रीवियस वन। तो मैं ये बोल रहा हूं कि a2 माइनस a1, a2 इज सेकेंड टर्म, a1 इज फर्स्ट टर्म। a2 क्या है 4, a1 क्या है 2, 4 माइनस 2 इज 2। वेरी गुड, ठीक है। अब किसी भी और दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तब भी मुझे सेम चीज मिलनी चाहिए। a3 माइनस a2 कर लेते हैं। a3 क्या है थर्ड टर्म विच इज 8, a2 क्या है सेकेंड टर्म विच इज 4, 8 माइनस 4 क्या होता है 4। क्या कॉमन डिफरेंस मिला मुझे? डिफरेंस तो मिला है, इज इट कॉमन डिफरेंस? नो। यहां पे 2 है और यहां पे 4 है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। समझ गए? इजी, ओके। इसका हम लोग कर रहे हैं अभी फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट 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 डॉट। अब ऑब्वियसली मैं वो क्वेश्चन उठाता हूँ यहाँ पे जो या तो डिफिकल्ट होते हैं या तो शक्ल से डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है। ये रूट, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये देख के बच्चों को डर लगता है, इसलिए मैं सब क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है। डी क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए a2 माइनस a1 के बराबर, मतलब दिस माइनस दिस, सो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, मुझे फाइनल आंसर में रूट 2 मिलेगा। लेकिन डी तो a3 माइनस a2 भी होना चाहिए, मतलब कोई और माइनस उसका पिछला वाला, विच मीन्स 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। सही है ये? नहीं ना बोलो ना। वेरी गुड, क्योंकि यहां पे ब्रैकेट आना चाहिए, क्योंकि माइनस साइन है तो दोनों के साथ माइनस जाएगा। सो दिस वुड बिकम 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, तो 3 और माइनस 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इज रूट 2, ठीक है। तो यहां पर और यहां पर दोनों जगह पे हमें क्या मिला है? रूट 2, मतलब कॉमन डिफरेंस मिल चुका है हमें। इसका मतलब हम बोलेंगे देयरफॉर दिस इज एन एपी, देयरफॉर इट इज एन एपी, ये एपी है। कॉमन डिफरेंस क्या मिला हमें? 2 रूट 2, सॉरी कॉमन डिफरेंस है रूट 2, ये भी हमने बोल दिया। वो बोल रहा है कि अगले 3 टर्म्स भी फाइंड करो, तो ठीक है ना, रूट 2 ही तो ऐड करना है हर में। तो ये 3 प्लस 3 रूट 2 है, तो अगला वाला होगा 3 प्लस 4 रूट 2, नेक्स्ट वाला 3 प्लस 5 रूट 2 एंड लास्ट वाला 3 प्लस 6 रूट 2। अब इसमें और आगे जाते 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 हम लोग कहीं तक भी जा सकते हैं, बट उसमें सिर्फ 3 टर्म हो रहा है तो हमने 3 टर्म फाइंड कर लिया। अच्छा, जब तक मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसी का क्वेश्चन नंबर 6। वो एपी होगा या नहीं होगा बताओ मुझे। ये के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं? ऐसा कुछ ज़्यादा कम कुछ नहीं होता, कुछ भी आ सकता है, यू कांट प्रेडिक्ट।
बिकॉज ऐसा होता है ना कि मैंने बहुत सारे ऐसे लास्ट ईयर देखा था कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इस बार के पेपर में ये तो आएगा वो आएगा, ऐसा प्रेडिक्शन, और फिर ऐसा हो गया कि भाई कुछ भी नहीं आया उसमें से। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यू कैन प्रेडिक्ट, यू कैन डू एनीथिंग, द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज़ यू कैन चेक PYQs, पास्ट ईयर क्वेश्चन देखो, खुद से ट्रेंड देखो क्या चल रहा है कि क्या चीज़ पूछते हैं, बस उस हिसाब से करो और पढ़ के सब कुछ जाना। ठीक है, ये नहीं बोल सकते तुम मुझे ये नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना, सब पढ़ के जाना है। आपको मैथ्स ही नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं। ठीक है, 6th वाला क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसके अंदर अब ऑब्वियसली देख के तो पता चल रहा है कि ये AP नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम इसको करके भी देख लेते हैं। D का वैल्यू क्या होना चाहिए, A2 माइनस A1 होना चाहिए। A2 क्या है 0.22, A1 क्या है 0.2। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.02। ठीक है, लेकिन D तो A3 माइनस A2 भी होना चाहिए, विच मीन्स 0.222 माइनस 0.22। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 0.002 मिलेगा। ओ मतलब यहां पर कॉमन डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है कॉमन नहीं है, डिफरेंस सेम चीज नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट एन AP, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। स्मार्ट पीपल, दिस इज अ GP। ओके, क्योंकि हर एक इसमें दिस इज नॉट इवन अ GP, आई फील, या नहीं है GP, बिकॉज कुछ भी मल्टीप्लाई, सेम चीज मल्टीप्लाई करके अगला वाला नंबर नहीं बन रहा, तो दिस इज नॉट इवन अ GP। ठीक है, इट इज़, हाँ मतलब ये AP भी नहीं है GP भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। हाँ -1/2। बेटा वो जो ICSE की टेक्स्ट बुक है ना, उसमें 2 चैप्टर में जितने सम्स हैं उतने तुम्हारी पूरी टेक्स्ट बुक में सम्स हैं। ठीक है, सो डोंट वरी। चलो अब तुम लोग को इसको देख के तो पहले तो ये होगा कि भाई ये क्वेश्चन ही क्या है, हम छोड़ देते हैं क्वेश्चन, ये स्कैम है। हाँ, लेकिन ये स्कैम नहीं है एक्चुअली, देखते ना। D क्या होना चाहिए, A2 माइनस A1। A2 क्या है -½ माइनस A1 क्या है -½ माइनस माइनस प्लस होता है, यानी -½ + ½ आंसर इज 0। लेकिन D तो A3 माइनस A2 भी होना चाहिए, विच इज -½ A3 इज -½ माइनस ऑफ A2 विच इज -½ तो -½ + ½ विच इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन डिफरेंस है, क्या ये दोनों से क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है तो मतलब ये AP है, सेम होने से मतलब है, मुझे कुछ भी रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम होने से मतलब है। तो अब अगर ये 0 0 आ गया जो कि कॉमन डिफरेंस है, मैं यहां पे मैं लिख दूं देयरफॉर D इज इक्वल टू 0, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इसके आगे के 3 टर्म्स भी चाहिए उसको, ठीक है भाई 200 ले ले इसके आगे की टर्म्स, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, सारे ही टर्म इसके -1/2 हो गए। ठीक है, तो जिसके अंदर सारे टर्म्स भी सेम होते हैं उसको भी हम क्या कहते हैं कि भाई ये भी AP होने ही वाला है। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर AP है, यस यस। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 10, A 2A 3A A 2A 3A 4A डॉट 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 डॉट। ठीक, AP होगा या नहीं होगा, चलो हम क्लियरली देख लेते हैं। A क्या होगा, दिस माइनस दिस ना, 2A माइनस A A, लेकिन D तो ये भी होना चाहिए, 3A माइनस 2A A, 4A माइनस 3A A, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर इट इज एन AP, देयरफॉर इट इज एन AP। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होने वाले हैं यहाँ पर, 5A 6A 7A एंड यू जस्ट कीप ऑन गोइंग, है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, √2 √8 √18 √32 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन अगेन क्या, शक्ल देख के छोड़ दो क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते ना, ये √2 को ऐसे ही रखते हैं, √8 तुम लोग को ऐसे नहीं लगता 4 × 2 है, 8 जो है 4 × 2 होता है, यस। 18 ना एक्चुअली 9 × 2 होता है, और 32 ना 16 × 2 होता है, विच मीन्स ये तो √2 ही है, लेकिन ये 4 ना रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 √2,
और 9 जो है रूट के बाहर आ जाएगा 3√2, 16 भी रूट के बाहर आ जाएगा तो 4√2 एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। ठीक है, सबट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 2√2 माइनस √2 को हम क्या मानते हैं जिंदगी भर से? एप्पल मानते हैं, बनाना मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो 2√2 में से 1√2, 2√2 माइनस √2 इज √2, 3√2 माइनस 2√2 इज √2, 4√2 माइनस 3√2 इज √2। तो बेसिकली यहां पर d का वैल्यू हमेशा मुझे क्या मिल रहा है? √2 मिल रहा है। तो इसका अगला टर्म मैं नहीं फाइंड कर सकता? कर सकता हूं। अगला टर्म क्या होगा? 5√2, उसके बाद का क्या होगा? 6√2, उसके बाद 7√2। अब अगर मुझे ना वैसा ही देना है जैसा उसने दिया था मुझे, तो मैं इस 5 को ना अंदर भेज देता हूं। तो 5 जब अंदर जाएगा तो 25 बन जाएगा इंटू 2, समझे? क्योंकि ये 25 रहा होगा तभी तो बाहर आके 5 बना होगा। तो अगर अंदर भेज रहा हूं तो स्क्वायर करके भेज दो। ये 6 ना अंदर जाके 36 बन जाएगा, 36 इंटू 2, और 7 जो है अंदर जाकर 49 इंटू 2 बन जाएगा। 25 इंटू 2 क्या होता है? 50, तो अगला टर्म 50 है। 36 इंटू 2 72, 49 इंटू 2 98। ये हो गए हमारे आंसर्स, है ना? वैसे ही फॉर्मेट में जैसे उसने मुझे क्वेश्चन में दिया था। इजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बताओ ना मुझे। √3, √6, √9, √12, ये एपी होगा या नहीं होगा? √9, √12 होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनको माइनस करेंगे तो सेम आएगा। अच्छा, रूट सब्ट्रैक्ट होते हैं? हाँ, रूट सब्ट्रैक्ट होते हैं? यू अज्यूम। वेयर इज योर लॉलीपॉप? मुंह में लॉलीपॉप डाल के बैठो, 10 स्टैंड में अज्यूम बोल रहे हो। बेटा बचपन में लॉज ऑफ इंडाइसिस पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड में, याद आ रहा है? क्या कर रहे थे आप 8th स्टैंडर्ड में? See, this is √3, √6, √9, √12 and so on. तो आप मुझे बोल रहे हो कि √6 माइनस √3 होता है, नहीं, और √9 माइनस √6 √3 होता है, ऐसा नहीं होगा। नहीं होता बेटा, रूट सब्ट्रैक्ट नहीं होते। तो ये क्या है? ये है √3, ये क्या है? √6 है। √9 तो 3 होता है, सही बात है? अच्छा, √12 ना 4 इंटू 3 होता है ना, 4 इंटू 3 इज 12, तो एक्चुअली 2√3 है। तो क्या है ये? ऐसा मुझे लग रहा है कि ये कुछ हो रहा है, कुछ बात बन पा रही है? नहीं बन पा रही? कुछ नहीं बन भाई, बिकॉज इनको सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा मैं। √6 माइनस √3 होता ही नहीं होता भाई, रूट सब्ट्रैक्ट नहीं होते। दैट्स अ सिंपल लॉजिक, ठीक है? और क्यों नहीं होता भाई, जिसको नहीं समझ रहा वो देख लो। बिकॉज ना a प्लस बी द होल रेज टू n कैन नॉट बी रिटर्न एज a रेज टू n प्लस b रेज टू n, या फिर यहां पर अगर माइनस रहे तब भी ये जो भी पावर होता है वो दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। और रूट भी ना एक्चुअली एक पावर है। रूट क्या है? पावर है। कैसा पावर है? 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2 ना। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि 3 रेज टू 1/2 और ये 6 रेज टू 1/2, इनका डिफरेंस मैं नहीं बोल सकता 6 माइनस 3 रेज टू 1/2 कर दो, ऐसा नहीं हो सकता ये, ठीक है? तो इसीलिए हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और मैं लिखूंगा देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, ठीक है? ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर डॉट 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 डॉट। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1 स्क्वायर कितना होता है? वेरी डिफिकल्ट, चलो बोलो बोलो। वेरी गुड। 3 स्क्वायर इज वेरी गुड, ये 25, ये डॉट 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 डॉट। क्या लग रहा है डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर सब जगह सेम आने वाले? नॉट पॉसिबल। 9 माइनस 1 8, 25 माइनस 9 सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो 8 है, तो डिफरेंस तो नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। देयरफॉर नॉट एन एपी। हाँ, देख के ही पता चल जाता है ये, ठीक है? इसका हम लोग लास्ट वाला सम भी करेंगे, विच इज क्वेश्चन नंबर, पता नहीं यार रोमन नंबर में क्यों लिखते हैं, 15। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 डॉट 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 डॉट। देख के पता चल रहा है? हाँ, क्या देख के पता चल रहा है कि ये एपी नहीं है? कैसे? 49 minus 25 25 माइनस 1 इज 24
D is 25 minus 1 which is 24. D should also be 49 minus 25 which is 24. D should also be this minus this which is again 24. सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने गंदे तरीके से लिख के दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो नहीं होगा एपी। हम चेक करेंगे। हाँ, यहां पर भी मैंने लिखा, ऑल्दो मुझे पता चल रहा है कि भाई नहीं होगा क्योंकि मैं 200 साल से पढ़ा रहा हूं ना, तो मुझे पता है वो, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा गंदा सा कुछ दिया रहे और मुझे फिर भी पता चला, तब भी मैं एक लाइन तो लिख ही लूंगा, मतलब मैं उतना तो टाइम डाल ही दूंगा कि भाई ऐसा ना हो कि भाई मुझे मार्क्स ना मिले, ठीक है। तब हाँ वो 24 बन रही है, ठीक है। एंड दैट इज इट विद दी फर्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पर हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज हो चुका है जिसमें हम लोग सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोग्रेशन कर रहे थे। नाउ देयर इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, जो हाँ एक्सरसाइज जल्दी खत्म हो गया। फर्स्ट वाला एक्सरसाइज बहुत बेसिक था, हमें अभी सेकंड एक्सरसाइज पे जाना है। बिफोर स्टार्टिंग द सेकंड एक्सरसाइज आई जस्ट वांट टू मेक अ क्लैरिटी ओवर हियर विच इज, क्या आपको सीक्वेंस और सीरीज के बीच में डिफरेंस पता है क्या? बेटा सीरीज और पैरेलल वो फिजिक्स का टॉपिक है, तो वो तो मैं पूछ भी नहीं रहा, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस और सीरीज के बीच में डिफरेंस अगर किसी को पता है तो कमेंट्स में बता देना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। आप भी कमेंट में बाद में चैट जीपीटी को पूछ के बता सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 पे ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन स्किप, सेकंड क्वेश्चन स्किप, सीधा सीधा हम आ जाएंगे थर्ड क्वेश्चन पर। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। 10th आईसीएससी में, मतलब आईसीएससी में मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू होता है, तो आई ऑलवेज स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे तो बस ऐसा जनरली ही, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन में वो अजीब सा टेबल दिया हुआ है, क्या ही करूँगा मैं उतना टाइम पास वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 इज अगेन एमसीक्यू, क्यों टाइम पास करूँ मैं, तो इसीलिए मैं सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन वो थोड़ा बॉक्स करके दिया है, लेकिन स्टिल इट इज थोड़ा सा इनसाइट्स अच्छे से मिल जाते हैं इसमें। लेट अस लुक एट दी फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। तो बेसिकली मिसिंग चीजें फाइंड करनी। तो पहली चीज है 2, डब्बा, 26। तो यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है कि उस डब्बे में क्या रहेगा। और ये बोल रहा है कि एपी है, जितने भी क्वेश्चन है सबके सब क्या है, एपी हैं। तो मुझे बेसिकली ये डब्बे का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप मुझे बताओ ना, यहाँ पर कोई तो ऐसी चीज रही होगी ना, कोई तो रहा है, तो उसको मैं x मान लूं, चलेगा? क्या आपको लगता है कि अगर ये एपी है तो d का मतलब होगा x माइनस 2? और क्या आपको ऐसा भी लगता है कि d का मतलब 26 माइनस x होगा? दोनों, अगर इसका LHS इसका LHS सेम, मतलब इसका RHS और इसका RHS भी सेम होगा। देयरफॉर x माइनस 2 ही 26 माइनस एक्स के बराबर होगा। इसको उधर उसको इधर, तो x इधर ही है, वो वाला माइनस एक्स यहाँ आएगा, साइड चेंज साइन चेंज। 26 उधर ही है, ये 2 उधर जाएगा, साइड चेंज साइन चेंज। x प्लस एक्स 2x, 26 और 2 28, इसको डिवाइड कर दो तो बनेगा x इज इक्वल टू 14। तो वो बीच का जो डब्बा है वो क्या है, 14 है, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज डब्बा 13, डब्बा 3। ओके, नॉट अ बिग डील। नहीं, हाँ एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि भाई इसका नाम अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो प्रोग्रेशन का मतलब, लेकिन जिंदगी में डाउनफॉल भी तो होता है। आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ आगे बढ़ना भी होता है, नीचे की तरफ भी तो आगे बढ़ना होता है। तो ठीक है ना, प्रोग्रेशन का मतलब है कि भाई कमी हो रही है यहाँ पे, लेकिन इक्वल इंटरवल्स में कमी हो रही है, तो हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये भी प्रोग्रेशन है, एपी है। सुनो, ये जो डब्बा है ना, ये थोड़ा सा मेरे काम का है, ये थोड़ा सा मुझे उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं करने वाला फिलहाल के लिए। मैं बोलूँ कि इस डब्बे को x मान लो और इसको इग्नोर कर दो, तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही दिख रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो क्या मैं ऐसा बोलूँ कि d जो है ना वो x माइनस 13 होना चाहिए और d जो है वो 3 माइनस एक्स भी होना चाहिए। अगेन इन दोनों को कंपेयर कर लो, तो x माइनस 13 ही 3 माइनस एक्स के बराबर होना चाहिए, इसको उधर उसको उधर। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 13, 2x इज इक्वल टू 16। x का वैल्यू कितना मिलेगा हमें, 8। तो ये जो डब्बा है ये क्या है, 8 है। ओ एक मिनट। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि डब्बा 13
8 3। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, मतलब मैंने क्या किया तो ये 8 पे पहुंचा, मैं -5 किया ना, मतलब 13 - 5 8, 8 - 5 3। तो यहां पर भी कुछ तो रहा होगा जिसमें 5 सब्ट्रैक्ट करके 13 पे पहुंचा दूंगा मैं, 18। तो यहां पर क्या आएगा 18। ओके, तो 18 - 5 13, 13 - 5 8, 8 - 5 3, 3 - 5 -2। वैसे जाते जा सकते हैं लेकिन हमें फिलहाल इतने से लेना देना है। बेटा इतना बड़ा यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो उतना बड़ा ही है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट वाला है वो देखते हैं हम लोग। द नेक्स्ट वन इज 5 डब्बा डब्बा एंड 9 1/2। अब यहां पर क्या हो गया हमारे साथ हो गया स्कैम। स्कैम नहीं, 9 1/2 इज नॉट अ स्कैम, वो मिक्स फ्रैक्शन है, उसको 4.5 बोल सकता हूं मैं, या तो 9 2 18 + 1 19/2 भी बोल सकता हूं मैं। नहीं, 9 1/2 इज नॉट 4.5, इट इज 9.5, सॉरी, ठीक है। वो दिक्कत है भी नहीं। असल दिक्कत मेरे लिए है कि मुझे आदत हो गई कि हाँ भाई दो चीजों के बीच में अगर एक डब्बा रहेगा तो मैं इधर उधर सब्ट्रैक्ट कर करके दोनों को इक्वेट करके आंसर निकाल सकता हूं। यहां पर हो ये गया है कि भाई दो डब्बे आ गए बीच में, ठीक है, उतनी भी कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। पहले डब्बे को x मान लो, दूसरे डब्बे को y मान लो। तुम सिंपल चीज ये बोलो कि भाई d जो है ना, d वो x - 5 होना चाहिए, चल जाएगा। तुम ये भी बोलो कि भाई d जो है ना वो y - x भी होना चाहिए, ऑब्वियसली। और तुम फिर ये भी बोल दो कि भाई d जो है ना वो 9 1/2 - y भी होना चाहिए, क्योंकि भाई एनी नंबर माइनस द प्रीवियस नंबर वही d होता है। तो ऐसे करो ना, इक्वेट कर दो ना। तो यहां पर और यहां पर इन दोनों में d LHS तो RHS भी सेम, यानी x - 5 ही y - x के बराबर है। उस x को इधर, इस 5 को उधर, x + x = y + 5। तो 2x ही y + 5 के बराबर है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक इक्वेशन मिल गया। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को भी कंपेयर कर लो। इसका मतलब y - x ही 9 1/2 जो है ना, ये जो 9 1/2 है, इसको मैं 9 2 18 + 1 19/2 - y लिख सकता हूं। y को इधर, तो y + y = 19/2 + x, y + y इज 2y = 19/2 + x मिल गया मुझे। ओके, नॉट अ बैड थिंग। इस 5 को उधर भेज दो, सो 2x - 5 = y। ये y का वैल्यू उठाकर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। आप लोग ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहा हूं मैं। सो दिस बिकम्स 2 × y की जगह पर आई कैन राइट 2x - 5 = 19/2 + x, ब्रैकेट्स ओपन, 4x - 10 = 19/2 + x, 4x - x = 19/2 - 10. So this is 3x = 19/2 ना, एक्चुअली 9.5, 9.5 - 10 इज -½ तो x का वैल्यू हमें मिलेगा -1/6। और सिंस मुझे x का वैल्यू मिल गया, मैं वही वैल्यू उठाकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और मुझे y का वैल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा? 1/6 ना, सो 2 × -1/6 -5 ही y है, 2 1s are 2 3s are, सो -1/3 -5 ही y के बराबर है, 3 5s are 15, -1 - 15 इज -16/3, तो y इज -16/3, ठीक है। x एंड y का वैल्यू मुझे मिल गया, ओके ऐसा। अब ये जो है करना एक्चुअली आसान है। अगर तुम लोग ये चाहो ना कि भाई इसको इतना कैलकुलेशन वगैरह ना करो, थोड़ा ओरली भी करना चाहो तो भी कर सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट एल्स यू कैन डू इज यू कैन जस्ट सब्ट्रैक्ट, उसका डिफरेंस निकालो, उसको डिवाइड कर दो इक्वल इंटरवल्स में, तो वो भी चल जाएगा। दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, नॉट अ बिग डील, ठीक है। सिमिलरली अब जो इसके बाद वाले क्वेश्चन है ना वो तुम लोग खुद से कर लेना, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें जो डब्बे हैं उसमें या तो वेरिएबल्स इंक्लूड कर दो या तो डिफरेंस निकाल के उसको डिवाइड बाय दैट मेनी नंबर ऑफ टर्म्स कर दो और इक्वल सबको डिफरेंसेस बांट दो। दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, वैसे भी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, ठीक है। हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 पर जाएंगे। फोर्थ एक्सरसाइज ऑप्शनल है, हाँ वो काफ़ी सालों से ऑप्शनल, जब मैंने पढ़ा था तभी भी ऑप्शनल था। ठीक है, रहना कर लो ना,
नहीं ऐसा नहीं आता, मतलब कुछ भी आ सकता है। ये CBSE वाला ना ऑप्शन भी है। मुझे नहीं पता था। मजा आता है। ओके चलो, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। मतलब एपी दिया है मुझे जो है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 डॉट। यहां पर 78 कौन सा वाला टर्म होगा, इस मतलब समझ रहे हो कि विच टर्म, 10th टर्म, 12th टर्म, 50th टर्म, कौन सा टर्म होगा जिसका वैल्यू 78 होने वाला है, ये पूछ रहा है मुझे वो। ठीक है, तो कैसे करें? पहली बात तो ये, इसको देख के जो जो पता चल रहा है वो लिख लेते हैं हम लोग। पहले मुझे ये चीज पता चल रहा है कि a जो है वो 3 है, सबसे पहली चीज, वेरी इजी। सेकेंड चीज मुझे पता चल रहा है कि भाई d जो है वो 8 - 3 विच इज 5। और थर्ड चीज जो मुझे पता चल रही है वो है an का वैल्यू 78, मतलब nth टर्म 78 है। कौन सा वाला टर्म क्या है वो n का वैल्यू वो नहीं पता मुझे, टर्म क्या है वो मुझे पता है, टर्म का वैल्यू पता है, टर्म का नंबर नहीं पता मुझे। ठीक है, अच्छा हमें an दिया है तो फॉर्मूला भी an का यूज करते हैं। an इज a प्लस n - 1 इंटू डी। an का वैल्यू है 78, a का वैल्यू है 3 प्लस n - 1 इंटू डी का वैल्यू भी है मेरे पास 5। 3 को उठा के उधर भेज दो, 78 टेक अवे 3 इज इक्वल टू n - 1 टाइम्स 5। 78 - 3 इज 75 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 5। आपकी मर्जी, ब्रैकेट ओपन करना चाहो, आपकी मर्जी कैंसिल करना चाहो। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, बचेगा 2, 5 5 ज़ा 25। तो मेरे पास बचा है 15 इज इक्वल टू n - 1। 1 को इधर भेज दो तो n का वैल्यू 16, तो 16th टर्म इज 78। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसका मैं फर्स्ट वाला कर रहा हूं विच इज 7, 13, 19, डॉट 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 205। मुझे बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इस वाली एपी में कितने टर्म्स रहेंगे। मुझे लास्ट टर्म भी बता दिया उसने क्या है, मतलब जो nth टर्म है ना, लास्ट वाला टर्म, वो बता दिया उसने 205 है। बेसिकली ये दोनों सेम क्वेश्चन है, और कितने टर्म्स है पता करना है हमें। इसकी शक्ल देख के हमें पता चल रहा है कि a का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू इन दोनों को किसी भी दो को सब्ट्रैक्ट करके, तो 19 - 13 इज 6, और मुझे nth टर्म, वो वाला टर्म वो दे दिया है, nth टर्म इज 205। फाइंड क्या करना है मुझे, n का वैल्यू फाइंड करना है। n इज इक्वल टू कितना, कितने टर्म्स है इसके अंदर। an का फॉर्मूला पता है, यस पता है, an इज a प्लस n - 1 इंटू डी। an यस 205, a यस इट इज 7 प्लस n नहीं पता, n - 1, d पता है, यस इट इज 6। इसको उठा के दूसरी तरफ भेज देते हैं। सो 205 टेक अवे 7 इज n - 1 टाइम्स 6। 205 में से 7 निकालेंगे तो 198 बचेगा इज इक्वल टू n - 1 टाइम्स 6। 1 + 9 + 8 कितना बनता है, 9 2 18, और वो 2 के टेबल में आता है, मतलब 6 के टेबल में भी आता है। आई होप सबको 6 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, पता है। आपने बाकी नंबर को अगर ये पूरा प्लस करके वो नंबर 6 में आ सकता है, नहीं, वो सिर्फ 3 और 9 के लिए होता है। सो बेसिकली मैं चेक कर रहा हूँ कि 1 + 9 + 8 जो कि 18 होता है, 18 जो है 3 के टेबल में आता है। 3 में आता है तो 6 नहीं, 3 में और 2 में दोनों में आता है तो 6 में आता है। ठीक है, हाँ 6 का डिविजिबिलिटी रूल वो होता है। ये इवन नंबर है, 8 से एंड हो रहा है, मतलब 2 में तो पक्का आ रहा है, और अगर 3 में आ रहा है 3 में बिकॉज 18 आ रहा है, इसका मतलब वो 6 में भी आएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकता हूँ। सो 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, बचेगा 1, 6 3 ज़ा 18। सो 33 इज इक्वल टू n - 1। इसको उठा के इधर भेज दो तो n का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 34। दैट्स इट। ठीक है, तो इसके अंदर 34 टर्म्स हैं। अलग अलग रूल नहीं है, अच्छा है। ठीक है, इसका जो सेकंड वाला है वो चलो कर ही लेता हूं मैं। 18, 15 1/2, 13, डॉट 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 -47। अगेन अ वेरी इजी थिंग, ये सिर्फ मैं इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज वहाँ पर वो थोड़ा सा ये है, पूरा कंप्लीट नहीं करूँगा मैं इसको। a का वैल्यू क्या है, 18 है,
डी का वैल्यू क्या होगा, एनीथिंग माइनस द प्रीवियस वन। ये जो 15 1/2 है ना, उसको 15.5 भी तो बोल सकते हैं। तो 15.5 माइनस 18 कितना होता है, सोच रहे हो? 15.5 माइनस 18 2.5। 18 में 2.5 कम करोगे तो 15.5 बनेगा ना, वैसा। तो सो डी का वैल्यू है -2.5, ए एन का वैल्यू है -47। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है। सब कुछ पता है, सब्स्टिट्यूट कर दो, n का वैल्यू मिल जाएगा। सेम फॉर्मूला, हाँ सेम प्रोसीजर, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। So question number 5 is also done. We will be doing question number 6 also. क्या? हाँ मतलब है कुछ क्वेश्चंस, काफ़ी सारे तो मैंने एलिमिनेट भी किए यहाँ पे जो हम लोग नहीं करने वाले हैं आज, लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 मुझे बोला है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी दिस थिंग। तो यहाँ पर जो एपी है वो 11 8 5 2 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर -150 ना इस एपी के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा पता करना है मुझे। जैसे कि मैं अगर ये बोलूँ कि इसमें 10 आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ मुझे। आ रहा है इसमें 10? नहीं, क्योंकि 11 के बाद डायरेक्टली 8 आ रहा है, तो 10 जो है इस एपी का टर्म नहीं है। तो मुझे ये पता करना है कि -150 इस एपी का टर्म है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीमी 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 करके, मतलब कम करते 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 देख लूंगा -150 आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, सीधी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे चलो कुछ तो करते हैं। ए का वैल्यू 11, डी का वैल्यू ना डी का वैल्यू -3, परफेक्ट, बिकॉज 5 - 8 8 - 11 तो -3। और मैं फिलहाल ए एन को -150 लेके चल रहा हूं। ए एन का वैल्यू -150 मान लो, और देखो एन का वैल्यू क्या आता है। एन के वैल्यू के बेसिस पे हम जज करने वाले हैं। चलो देखते हैं एन का वैल्यू क्या आएगा। हमें फॉर्मूला पता है, ए एन इज ए प्लस n - 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू है -150, ए का वैल्यू है 11 प्लस n - 1 और d का वैल्यू है -3। यहाँ पे ब्रैकेट डाल देना वरना लगेगा दो अलग अलग टर्म है। इसको उठा के इधर भेजो तो -150 - 11 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -3। -150 - 11 इज -161 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -3। यहाँ से अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल कर दो, और तुम्हारे पास बचेगा 161/3 इज इक्वल टू n - 1। 1 + 6 7 7 + 1 इज 8, मतलब ये 3 में डिवाइड नहीं हो रहा। तो अगर ये 3 में डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पर एक इंटीजर नहीं बनने वाला, तो मुझे यहाँ पर n का कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला। n का जो भी वैल्यू मिलेगा वो फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगा मुझे। अगर मैं इस 1 को उधर भेज भी दूँ, अगर लिख लूँ n इज इक्वल टू 161/3 + 1, सो दिस वुड बी 3 + 3 1 = 3, तो 161 + 3 इज 164/3। अब n का वैल्यू मुझे क्या मिला है, 164/3। 164/3 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता, कोई इंटीजर वैल्यू नहीं। तुम ये बोल सकते हो मेरे एपी में 10th टर्म, 11th टर्म, 12th टर्म, 31st टर्म, कुछ भी बोल सकते हो। 10.5th टर्म, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। 233.3 टर्म, ऐसा भी नहीं होता। जो भी तुम्हारा टर्म नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर वैल्यू होगा। मतलब n का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर। और इंटीजर में भी इट ऑलवेज, मतलब नेसेसरीली ये है कि पॉजिटिव रहे, ठीक है, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा होता है कि हम सीरीज में पीछे जाने की कोशिश करते हैं। तब मैं इंटीजर बोल भी इसीलिए रहा हूं ताकि वो ऑप्शन रहे हमारे पास कि अच्छा सीरीज में अगर मैं पीछे भी जा रहा हूं तो वो पीछे वाले टर्म्स क्या होंगे, वरना तो हमें यही बोलना चाहिए कि भाई n जो है पॉजिटिव पूरे पूरे नंबर आने चाहिए, ठीक है वैसा। तो n का वैल्यू यहाँ पर हमें एक फ्रैक्शन मिल रहा है जो कि सॉल्व नहीं हो सकता, देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। So that was the 6th question. Let us move on to the 7th question. 7th question बोल रहा है कि find the 31st term of an AP। मतलब मुझे क्या, देखो हाँ यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी बोल रहा है ना वो तुरंत तुरंत लिख लो यहाँ पर, ठीक है। क्या बोल रहा है,
फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। ओके, इसका मतलब A31 पे क्वेश्चन मार्क। हुज 11th टर्म इज 38, यानी A11 का वैल्यू 38 है, एंड 16th टर्म इज 73, यानी A16 का वैल्यू 73 है। डेटा ही इतना दिया है हमें यहां पे, और हमें बोला है कि फाइंड करो। हाँ हाँ ठीक है, हम बोलेंगे ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया है हमें, क्या दिया है हमें? nth टर्म दिया है, 11th टर्म, 16th टर्म, nth टर्म हमें यहां पर दिया है। तो हम फॉर्मूला भी कौन सा यूज करेंगे? an का। an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब 11th टर्म दिया है तो n की जगह क्या डालूंगा मैं? 11 डाल दूंगा। तो a11 इज a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। A11 का वैल्यू पता है, हाँ 38, सो 38 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इज 10d। ये एक इक्वेशन मिला मुझे, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब मैं क्या करूंगा, ये सेम टू सेम चीज इसके लिए करूंगा। मैं बोलूंगा कि अच्छा ये पता है तो A16 भी तो पता है। A16 वुड बी A16 वुड बी a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। A16 का वैल्यू है 73, A नहीं पता, 16 माइनस 1 इज 15d, और ये है मेरा सेकेंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ A एंड D। इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? A का और D का वैल्यू मिलेगा। चलो कर देते हैं। कैसे करना है हमें? आई सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 1 फ्रॉम 2 मतलब 2 पहले लिखना है। हाँ ठीक है, 73 इज इक्वल टू A प्लस 15d। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मतलब इन सबको नेगेटिव साइन, माइनस 38 इज इक्वल टू माइनस A माइनस 10d। ठीक है, यहां पर हाँ A कैंसिल हो जाएगा, सही बात है, A कैंसिल हो जाएगा। 15d माइनस 10d तो 5d होता है। 38 और 73 कितना डिफरेंस है? 38 को अगर मैं 40 मान लूँ तो 40 और 70 के बीच में 30 का डिफरेंस, ठीक है, और 2 35, ठीक है, तो d का वैल्यू हमें 7 मिल जाएगा। और अब अगर मुझे d का वैल्यू मिल गया है, मैं d को कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट कर दूं, या तो इस वाले इक्वेशन में या तो इस वाले इक्वेशन में। मैं सोच रहा हूँ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, बिकॉज 10 इंटू 70 करना ज़्यादा आसान है, ठीक है। सो 38 इज 10 इंटू 7 नॉट 70, 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 7, दिस इज 70। तो a का वैल्यू होगा 38 माइनस 70, कितना बनेगा? है ना, इजी। a मिल गया, d मिल गया, चाहिए क्या मुझे? A31 ना, तो मैं बोलूंगा A31 इज a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला है, एक मिनट, ये आता है इसमें, आ रहा है, वेरी गुड। हाँ जो ढूंढना था वो, सो दैट वुड बी a विच इज माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 इज 30 इंटू डी विच इज 7, सो दिस वुड बी माइनस 32 प्लस 210। 210 में से 32 सब्ट्रैक्ट कर देते, 210 में से पहले 10 सब्ट्रैक्ट करते, 200, 200 माइनस 22, 200 माइनस 20 इज 180, 178 है इसका वैल्यू। बेटा ये कैसे किया मैंने तुमको बताता हूँ। 210 में से 32 निकालना है, 210 में से 32। मैं बोल रहा हूँ 210 में से पहले 10 निकाल दो तो 200 बन गया, मतलब 200 में से 22 निकालना है। अब तो 200 में से 20 निकाल दो, 200 में से 20 निकालोगे तो 180 बचेगा, तो बचा हुआ 2 भी निकाल दो तो 178। मैं टुकड़े टुकड़े करके सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा हाँ, ये कॉमन बहुत एरर होता है लोगों का कि इतना मेहनत कर लेते हैं कि लगता है कि हाँ क्वेश्चन तो इतना, तो अभी क्वेश्चन इससे ज़्यादा बड़ा तो हो नहीं सकता। लेकिन कभी कभी अगर ये वो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ गया, जो अपना केस स्टडी वाले क्वेश्चंस वगैरह होते हैं ना उसमें, तो फिर ऑब्वियसली क्वेश्चन तो बड़ा होगा ना। दिक्कत ये है ना कि केस स्टडी में जो क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग, वो बहुत बेकार क्वेश्चन होते हैं। मतलब दे कैन डेफिनेटली मेक गुड क्वेश्चंस, बट इतने ज़्यादा लेम क्वेश्चन बनते हैं भाई, मतलब कोई हंसी आ जाए कभी कभी। तो आई नो दे पर्पसली डू दैट। आप देखो ना, डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकते हैं ना मैथ्स में, जस्ट डू इट, बिकॉज़ तुम्हें क्यों लगा रहे थे दिमाग में?
You're not even putting your mind over there. तुम बस ऐसे किधर से उठा के डाल रहे हो. क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम लोग फिलहाल. क्वेश्चन नंबर 9 मुझे बोल रहा है कि इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली. मतलब मुझे A3 का वैल्यू और A9 का वैल्यू दे दिया है. इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली. विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 0. मतलब an का वैल्यू 0 कब होगा, मतलब n क्या होगा कि मेरा nth टर्म वो वाला टर्म 0 हो जाए. ठीक है, तो मैंने an को ही 0 मान लिया यहां पर. ठीक है, आप मुझे बताओ कि थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दिया है, मतलब nth टर्म दिया है, तो हम an का फॉर्मूला लिख लेते हैं ना. an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो पहले मैं A3 के लिए काम कर लेता हूं. A3 विल बी a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. A3 का वैल्यू है 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d. सेम चीज A9 के लिए कर लेते हैं. A9 विल बी a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी. A9 का वैल्यू मुझे पता है -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d. समझ गए? क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो मतलब 2 पहले लिखना है. तो -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d. सब्ट्रैक्ट करें यानी इन सबको माइनस में लिखा, तो -4 इज इक्वल टू -a माइनस 2d. -8 माइनस 4 इज -12 प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा. 8d माइनस 2d इज 6d और यहाँ से मुझे d का वैल्यू -2 मिल जाएगा. अब ये d को उठा के यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट कर दो. फर्स्ट वाले में करते हैं. ठीक है, d का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 2 इंटू -2 इज -4. -4 वहाँ जाएगा तो a का वैल्यू हमें 8 मिल जाएगा. a का वैल्यू इज 8. आगे क्या बोला है मुझे कि nth टर्म 0 के लिए n फाइंड करना है, मतलब वो बोला है कि विच टर्म विल बी 0. तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है. an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला है, इसमें an का ही वैल्यू 0 डाल दो. a का वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू इज -2. सो दिस वुड बी 8, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ इस बार में, तो -2n प्लस 2. -2n को उधर भेजो तो 2n इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इज 10. तो n का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा. सो द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP विल बी 0. दिख भी रहा है, पहला टर्म अगर 8 है, 8 माइनस 2 6, अगला टर्म 4, अगला टर्म 2, अगला टर्म 0. ठीक है, वैसा आगे बढ़ते हैं. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9. वी विल इजी राइट. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 मुझे बोल रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन AP, ध्यान से सुनो, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7. मतलब जो 17th टर्म है वो उसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है. द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. डी का वैल्यू फाइंड करना है, कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा इजी. टर्म नंबर की बात हो रही है, इसका मतलब an का फॉर्मूला यूज होने वाला है. an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहां पर a 17 है तो मैं लिखूंगा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, मतलब an का वैल्यू यहां पर डालिए. यहां पर a 10 है तो मैं लिखूंगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी और प्लस 7. इसी इक्वेशन में a 17 की जगह पर ये पूरा लिख लिया और A10 की जगह पर ये पूरा लिख लिया, ये फॉर्मूला की मदद से. ठीक है, दोनों तरफ मुझे A और A दिख रहा है, यहां से भी A, यहां से भी A कैंसिल कर दो. आपके पास बचेगा क्या, 17 माइनस 1 कितना होता है 16. सो राइट 16D इज इक्वल टू यहां पर 9D प्लस 7. दिस इज 7. ओके, 9D को उठा के इधर भेज दो, सो 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7. 16 माइनस 9 कितना होता है, कितना होता है 7D इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 1. ठीक है, समझ गए, इजी. क्या a plus 10 minus 1. क्यों लिखा, मतलब a 17 क्योंकि A 17 था, तो हमने फॉर्मूला से लिखा, मतलब A 17 की जगह पर A प्लस 17 माइनस 1 D, या क्योंकि यहाँ पे A n का वही वैल्यू होता है ना, n जो है वही यहाँ पर n आता है वैसा.
बस फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब एपी दे दिया हमें 3, 15, 27, 39 डॉट 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 डॉट, विच टर्म मतलब कौन सा टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, मतलब कौन सा टर्म यानी ए एन, कौन सा टर्म ए एन विल बी यानी इक्वल टू 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी A54 से 132 ज्यादा कौन सा वाला टर्म होगा, ये पता करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो, विच टर्म ऑफ दिस एपी मतलब ए एन, विच टर्म ए एन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। चलो यहां पर इसकी शक्ल देख के जरा पहले तो मुझे कुछ चीजें बताओ कि ए का वैल्यू क्या है, वेरी गुड, बी का वैल्यू क्या है 12 बेटा, 15 माइनस 3 इज 12। अब nth टर्म की बात हो रही है तो n टर्म का फॉर्मूला लिख लो, ए एन एस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हम सिर्फ उतना ही काम करना है हमें। चलो ए एन इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू A54 ए प्लस 54 माइनस वन इंटू डी। समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूं, A54 को इस फॉर्मूला के हिसाब से लिख रहा हूं, A प्लस 54 माइनस वन डी और प्लस 132 ऐसा ही है। ए और डी का वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए का वैल्यू क्या है 3, अच्छा ए का वैल्यू भी मुझे सब्स्टिट्यूट करने में कोई खासा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह ए दिख रहा है, कैंसिल ही कर दो दोनों को, ठीक है। सो दिस वुड बी n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या है 12 इज इक्वल टू 54 माइनस वन होता है 53 इंटू डी का वैल्यू है 12 प्लस चलेगा 11 इंटू 12 भी 132 होता है, 12 टेन ज़ा 120 प्लस वो 12 तो होता है वो। मैं क्यों कर रहा हूं कि मैं इन दोनों में से एक 12 कॉमन निकालूंगा तो ये बचेगा 53 प्लस 11, सही बात है। और यहां पर क्या है n माइनस वन इंटू 12, ये वाला 12 ये वाला 12 कैंसिल, तो n माइनस वन ही कितने बराबर आएगा 53 प्लस 11 यानी 64 के बराबर। इसको उठा के उधर भेज दो, n इज इक्वल टू 65। नो कैलकुलेशंस। क्या करना पड़ता तुमको, 53 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, जो भी आंसर आता उसमें 132 ऐड करना पड़ता, जो भी आंसर आता उसको या तो ये ओपन करके फिर डिवाइड करना पड़ता है, तो पहले डिवाइड करके फिर उसके बाद ऐड 1 करना पड़ता। लेकिन हमने क्या किया, हम बोले कि भाई 132 ही 11 प्लस 12 होता है, क्यों मेहनत करें हम लोग, दिमाग लगाते हैं। एग्जैक्टली दिमाग लगा दिया, आंसर आ गया। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 और एक क्वेश्चन नंबर 13 इज लाइक सुपर इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। अब जो है ना आगे जो थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 13 मुझे बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, मतलब कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, ये फाइंड करना है। अब भाई कोई सोचेगा कि भाई इस चीज का इस चैप्टर में क्या लेना देना, लेकिन है लेना देना है। हाउ मेनी मतलब कितने 3 डिजिट नंबर, कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो तुम मुझे बताओ 3 डिजिट नंबर शुरू कहां से होते हैं, 100 से, और 3 डिजिट नंबर एंड कहां पर होते हैं। तो यहां से यहां तक कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि पहला कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, पहला नंबर। भाई 100 तो नहीं है, तो उससे पहले कौन है, या उसके बाद बता दो, चलो, या 100 के बाद बता दो। 100 से पहले भी बताओगे तो भी हम 7 ऐड करके अगले वाले पे पहुंच जाएंगे, 3 डिजिट करना है इसीलिए, क्योंकि वो थोड़ा आसान है 100 से पहले। 98, तो 105 एक ऐसा नंबर है, 105 जो है ना, यहां पर अगर मैं थोड़ा स्किप करूं तो 105 इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर। देखो 7 1 जा 7 बचेगा, 3 7 5 जा 35 है ना, तो 105 मेरा पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। अच्छा लास्ट में जाते हैं, क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं है। एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, हम बोलते हैं कि इसको ना डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आता है। तो 7 1 जार 7 बचेगा 2, इसको नीचे ले लो, 7
बोलो 4 जार 28, बचेगा 1, इसको नीचे ले लेते हैं, 7 2 जार 14, कितने का रिमाइंडर आ रहा है? 5 का। तो रिमाइंडर 5 नहीं आने के लिए मुझे ना इसको थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा। कितना पीछे? 5 ही पीछे ले जाता हूं। अगर मैं इसको 5 ही पीछे ले जाऊंगा तो यहां पर 4 आएगा ना, तो 994 मेरा लास्ट नंबर है। क्या है लास्ट नंबर? 994। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? 105 के बाद 112 डॉट 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 डॉट, ये लास्ट नंबर है। तुमको समझ रहा है मैंने किया क्या? यहां पर मैंने बोला कि भाई हाँ 3 डिजिट नंबर के बारे में बात करना है, यानी पहला नंबर 100 और आखिरी नंबर 999। लेकिन कैसे 3 डिजिट नंबर? ऐसे 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हैं। तो उनमें पहला कौन सा 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है? तो 105। लास्ट वाला कौन सा है? 994 है। ठीक है, तो अब मैं बोलूं कि अच्छा मुझे क्या मिल गया? मुझे A मिल गया जो कि 105 है, मुझे D मिल गया जो कि 7 है। 7 के इंटरवल पे मैं आगे बढ़ रहा हूं, 7 का टेबल, और मुझे AN भी मिल गया जो कि 994 है। मुझे N फाइंड करना है, तो उतने ही नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। ठीक है ना? AN इज A प्लस N-1 इंटू D। AN का वैल्यू 994, A का वैल्यू 105 प्लस N-1, D का वैल्यू 7। ठीक है, चलो इसको इधर भेज देते हो, तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू N-1 इंटू 7। 994 माइनस 100 894, 894 माइनस 4 890 889 इज इक्वल टू N-1 इंटू 7। डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 ज़ा 7 बचेगा 1, 7 2 ज़ा 14 बचेगा 4, 7 7 ज़ा 49, तो 127 इज इक्वल टू N-1। इसको उठा के उधर भेज दो, N इज इक्वल टू 128। तो बेसिकली 128 नंबर्स हैं जो 3 डिजिट के हैं और 7 से डिविजिबल भी हैं। ठीक है, क्लैपिंग क्लैपिंग। हाँ अजीब थोड़ी है, इतना अच्छा तो है। सर अच्छा तब लगता है ना जब आपको कोई समझा रहा होता है। तो मैं समझा नहीं रहा। तो वही तो बोल रही हूँ मैं, अभी तक अच्छा लगेगा, फिर ये रूम के बाहर जाने के बाद मुझे लगेगा इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। हाँ तो फिर तुम फिर से वीडियो खोल के बैठ जाना, और जैसे नहीं बोर्ड्स में नहीं, बोर्ड से पहले 6-7 महीने है ना हमारे पास अभी। 6.5। हाँ तो 6-7 का एवरेज 6.5 ही होता है। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। क्वेश्चन नंबर 14, 4 के कितने मल्टीपल्स हैं जो 10 और 250 के बीच में है? पहली बात तो क्या 10 4 का मल्टीपल है? नहीं। 11 है? 12 है? हाँ, तो पहला नंबर मेरा क्या है? 12 है। अगला नंबर 16 है, डॉट 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 डॉट। क्या 250 4 से डिवाइड होता है? नहीं, बिकॉज 250 बाई 2 125 होता है, एक और बार उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो 248 है मेरा लास्ट नंबर। क्या है? 248। अब मुझे बस पता करना है कि ये कितने लोग हैं ये लोग। ठीक है, क्योंकि मुझे चीजें तो पता चल गई है। क्या पता चल गया मुझे? कि A का वैल्यू 12 है, B का वैल्यू 4 है, बिकॉज 4-4 के इंटरवल पे मैं आगे बढ़ रहा हूं, और AN का वैल्यू 248 है, पता चल गया मुझे। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, यहां पे तुमको N इज इक्वल टू समथिंग 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 मिल जाएगा। ये करना है। ठीक है, आई लीव दैट टू यू। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ N आर द nth टर्म ऑफ 2 APs इक्वल। मतलब 2 AP दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 15 में, दो AP दिया है। AP1 है 63, 65, 67 डॉट 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 डॉट, और सेकेंड AP है विच इज AP2 बोल देते हैं हम लोग, वो है 3, 10, 17 डॉट 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 डॉट। वो बोल रहा है कि n की क्या वैल्यू होगी कि इन दोनों के nth टर्म इक्वल होंगे, मतलब इसका कोई तो टर्म और इसका कोई तो टर्म इक्वल होगा, तो n की क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी ये मुझे बोल रहा है। चलो आप मुझे बताओ यहां पर a का वैल्यू क्या है? 63, d का वैल्यू क्या है? 2 है ना। यहां पर a का वैल्यू क्या है? 3, और d का वैल्यू क्या है? 7। वो बोल रहा है कि इसका nth टर्म और इसका n टर्म इक्वल करो,
तो मैं पहली बात तो ये बोल दूँ कि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सेम फॉर्मूला यहाँ लगा लेता हूँ, तो मुझे ए एन यहाँ पर मिलेगा ए विच इज 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी विच इज 2। यहाँ भी लगा लेता हूँ, ए एन होगा ए विच इज 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 7। वो मुझे बोल रहा है कि ये दोनों के nth टर्म इक्वल हैं, मतलब इसका ए एन और इसका ए एन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वल हैं, वो बोल रहा है मुझे। तो ठीक है, 63 प्लस एन माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7। ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं हम लोग। 63 प्लस 2n माइनस टू इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, 63 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। 63 माइनस 3 इज 60, 7 माइनस 2 इज 5, 7n माइनस 2n इज 5n। ये बनेगा 65 इज इक्वल टू 5n। n का वैल्यू कितना मिलेगा? 13। तो 13th टर्म इसका, 13th टर्म उसका, दोनों सेम होने वाले हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 करना है हमें। और इस एक्सरसाइज में हमारे पास 3 क्वेश्चन है और अगली पूरी एक्सरसाइज बची है। कितने बज रहे हैं हमारे पास? इट इज़ 4:30। I think we can stop here if क्या क्वेश्चन नंबर 17 देख लें। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। मतलब एक एपी दिया है मुझे 3, 8, 13, डॉट 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 और लास्ट में है मेरे पास 253। ये मुझे बोल रहा है कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट फाइंड करो, मतलब इस तरफ से 20th टर्म। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं पता है? मैं पहले तो बोलूंगा कि ए क्या है, बताओ ए क्या है? 3, डी क्या है? 5 और ए एन क्या है? 253। मुझे ना यहां से 20th टर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वहां से 20th टर्म में इंटरेस्ट है। तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि एपी को उड़ा के फ्लिप कर दो, तो मेरा पहला टर्म जो है ना 253 हो जाएगा, अगला टर्म कुछ तो मेरा थर्ड लास्ट टर्म 13, फिर 8, फिर 3। तो अब हो क्या गया कि अब ए का वैल्यू 253 बन गया, बी का वैल्यू -5 बन गया। सही बात है, क्योंकि उल्टा कर दिया, क्योंकि यहां पे देख भी सकते हो ए एन नहीं, मुझे एन का वैल्यू 20 है, 20th टर्म चाहिए ना मुझे, n का वैल्यू 20। ठीक है, ए एन इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन यानी ए 20 फाइंड करना है, ए पता है हाँ 253 प्लस एन माइनस वन यानी 20 माइनस वन, डी पता है हाँ -5 है। सो दिस बिकम्स 253 प्लस 19 इंटू -5, दैट इज 253। 20 इंटू 5 कितना होता है? 20 इंटू 5 कितना होता है? 100। 100 में से 5 कम करो, समझे? बेसिकली इसको ऐसा अंदर भी भेज देते ना तो भी चल जाता। 20 इंटू 5 100, ये ऐसा -95। 250 में से 95 सब्ट्रैक्ट करना है, सो आई विल राइट इट एज 250 -90 +3 -5। समझे क्या किया? 250 को 250 + 3 लिखा, -90 को ये ऐसे कर दिया। 250 - 90 कितना होता है? कितना होता है? 160 और ये कितना बनेगा? -2, तो दैट इज 158। कोई नहीं, A20 का वैल्यू हमें कितना मिला? 158। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। ठीक है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म यानी A4 प्लस A8 का वैल्यू हमें 24 दिया है। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44, यानी A6 प्लस A10 का वैल्यू हमें 44 मिलेगा। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, मतलब
पहले 3 टर्म्स हमें फाइंड करने हैं, जिसके लिए ऑब्वियसली हमें ए और डी का वैल्यू पता होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर nth टर्म की बात चल रही है सब जगह, तो nth टर्म का फॉर्मूला लिख लो, an is a plus n minus 1 into d। चलो a4 की जगह पर a plus 4 minus 1 into d, a8 की जगह पर a plus 8 minus 1 into d is equal to 24। सेम चीज हम यहां भी करेंगे, a6 की जगह पर a plus 6 minus 1 into d और a10 की जगह पर a plus 10 minus 1 into d is equal to 44। सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा a plus 3d plus a plus 7d is equal to 24। a plus a 2a, 3d plus 7d 10d is equal to 24। इस पूरे इक्वेशन को मैं डिवाइड बाय 2 भी कर सकता हूं, तो ये बनेगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। यहां पर आते हैं, ये बनेगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। दैट वुड बी 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। आई कैन अगेन डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय 2, तो ये बन जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को लेके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट 1 from 2, so this becomes a plus 7d is equal to 22 minus a minus 5d is equal to minus 12 plus a minus a cancel, 7 minus 5 is 2d, ये बनेगा 10। तो d का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 5 मिल जाएगा, और d का वैल्यू 5 मिल गया, इसको उठा के कहीं भी ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पहले वाले में। चलो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। 5 5 जा 25, 12 minus 25 is, बोलो, -13। हाँ ऑब्वियसली सेम ही आता है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करने बोला है इसने मुझे बोला है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो पहला टर्म मेरा क्या होगा, -13। अगला टर्म d ऐड करना है, तो -8। अगला टर्म d ऐड करना है, यानी -3। दीज आर द फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, चलो वी हैव वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 करूंगा, क्वेश्चन नंबर 20 में छोड़ दूंगा, एंड देन वील एंड इट फॉर द डे, बिकॉज आई थिंक एक सेशन में पूरा नहीं खत्म होगा। ये सेशन अगर आपने सोचा होता ना कि आप ये पूरे सेशन पे कंप्लीट करते हैं तो मैं कंप्लीट हो जाता। एक्चुअली मैंने सोचा तो था कि एक ही सेशन में हम लोग ख़त्म कर देंगे पूरा चैप्टर, लाइक हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया 1 शॉट में, बट मुझे लग नहीं रहा। हाँ मतलब थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा लेक्चर, तो कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 इज़, हाँ ये बोल रहा है कि सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, मतलब पूरे साल का बेचारे को 5000 रुपया मिलता था 1995 में, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़ ईच ईयर। हर साल उसको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता था। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000, मतलब कौन से साल में उसकी सैलरी 7000 हो गई। तो उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, 5000 से। ठीक है, ए का वैल्यू 5000 है, रुपीस भी लिखना पड़ता है, 1 मिनट में। ठीक है, ए का वैल्यू क्या है, ₹5000। डी का वैल्यू क्या है, ₹200, और ए एन का वैल्यू है ₹7000। तो मुझे एन फाइंड करना है और फिर ईयर भी फाइंड करना है, मतलब 1995 में उतने ईयर्स ऐड कर लूंगा तो मुझे पता चलेगा कि कौन से साल की बात हो रही है। इट्स एक्चुअली वेरी इजी। ए एन इज ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू क्या है, 7000 इज इक्वल टू ए विच इज 5000 प्लस n-1 इंटू डी विच इज 200। 7000 माइनस 5000 इज 2000 इज इक्वल टू n-1 इंटू 200। यहाँ से 2 zeros, यहाँ से 2 zeros, 2 ones are 2 10s are, सो 10 इज इक्वल टू n-1। तो n का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 11। 11 साल बाद होगा। तो शुरू कहाँ से किया था, 1995 से।
ठीक है, 1995 से शुरू किया था, उसमें +11 करना है हमें, तो कितना बनेगा 1995 में ऐसा 10 साल ऐड करो तो 2005, तो 2006 बन जाएगा। 2006 में उसकी सैलरी कितनी हो गई, काफ़ी टाइम लगा, 2006 में बेचारा 7,000 रुपये कमा रहा था। दैट इज़ सो सैड ऑफ हिम, ठीक है। एंड आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन ऑल्सो। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये पूरा के पूरा चैप्टर हम एक सेशन में कंप्लीट करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, हमने सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज की। सो इसका डेफिनेटली पार्ट 2 भी होगा, जिसके अंदर हम लोग सेकंड वाला एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सेकंड वाला एक्सरसाइज, आई मीन थर्ड वाला एक्सरसाइज इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सम ऑफ द सीरीज, एंड दैट इज अगेन अ वेरी गुड एक्सरसाइज। उसमें अंदर मैंने अगेन, हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, आई हैव मार्क्ड वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चन भी है, मतलब आज के सेशन में खत्म करना इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड या दैट्स इट, बाय बाय।